हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लर्न विथ पीडीएफ बाय एडवोकेट ऋषभ चैनल में। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है पॉलिटिकल साइंस हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 1 बाय 1 सारे डिस्कशन हो रहे हैं। तो 1 से लेकर 51 तक 50 तक के सारे प्रश्न डिस्कस हो चुके हैं। वो पहले वाली वीडियो में अपलोड किए जा चुके हैं। जो नेक्स्ट है 51 से लेकर 100 तक के जो प्रश्न हैं वो इस वीडियो में रहेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आपका अगला प्रश्न है 51वां कि सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित करिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें प्रश्न है एन अनडॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शंस, द फ्रेमिंग of India's constitution, a study, working a democratic constitutions, the Indian experience, the politics of Indian since independence। इनके अलग अलग लेखक भी हैं, B.S. राव, ग्रीनवेल ऑस्टिन, S.I. कुरैशी एंड पॉल आर ब्रास। हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जितने किताबों के लेखक हैं, पुस्तक और उनके लेखक, ये ज़रूर याद करिएगा। किसकी क्या क्या उदाहरण रही है ये भी याद रखेगा। किस सिद्धांत को कौन किसने दिया ये भी याद रखेगा। ये 3 चीज़ तो एकदम से पक्का ही पता होना चाहिए, ठीक है। खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए प्रश्न हैं, चाहे वो पुस्तकें हो, चाहे वो अवधारणा हो, चाहे वो सिद्धांत हो, जो कुछ भी है वो पता होना ही ज़रूरी है। क्योंकि पिछली बार जो भी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंट में, उसमें लगभग 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के आ गए। 15 क्वेश्चन से कम ही होगा, ऊपर नहीं होगा, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन लगभग प्रीवियस क्वेश्चन के आए हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। तो पहला है एन अनडॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शंस। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है S.Y. कुरैशी जी ने। किसने इसको लिखा है? S.Y. कुरैशी ने। अगला है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस अ स्टडी वर्किंग अ डेमोक्रेटिक। इसको लिखा है आपने B.S. राव। B.S. राव है, B.S. राव। तीसरा है सी ऑप्शन, वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का है द ग्रीनवेल ऑस्टिन। और चौथा बचा द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, ये आपका हो जाएगा पॉल आर ब्रास। तो इस हिसाब से आपको आंसर क्या होगा? 3, 1, 2, 4, ठीक है। तो ये सारी पुस्तकें बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान भी रखिएगा, याद भी रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पुस्तकें हैं। आप नया मत कुछ याद करिए, नहीं याद हो पा रहा है कुछ मत करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस जो हैं, जो उसमें किताबें और दे रखी हैं, उनको याद कर लीजिए। आपके 50+ प्रश्न हो जाएंगे उसमें से, ठीक है ना। चलिए, तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन बी, अनडॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शंस, S.Y. कुरैशी। अगला है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस आई स्टडी वर्किंग अ डेमोक्रेटिक। किसने लिखा है? B.S. राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस द इंडियन एक्सपीरियंस, ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल आर ब्रास ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है सूची 1, ये भी तो सूची वाले प्रश्न है। राज्य और मुख्यमंत्री के बारे में, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, हिमाचल, जयराम ठाकुर, सर्बानंद सोनोवाल, योगी आदित्यनाथ और पिनराई विजयन। तो अगर हम इसमें देखें तो पहला हम ये पता है कि उत्तर प्रदेश का A का 3, क्या A का 3 पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, ये बताओ गया। अब A का 3 कहाँ पे है? A का 3 हमारा 2 पे मिलेगा, मतलब 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगला है असम। असम के भी पता है कि असम का जो आसान है, असम के हैं सर्बानंद सोनोवाल। B का 2 कहीं पे दिख रहा है आपका?
अब इन दोनों ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दो हो सकते थे जिनमें से ये भी नहीं होगा क्योंकि बी का 2 ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। आपके 2 प्रश्न सॉल्व करने से ही, 2 ऑप्शन जो है मिलाने से ही जो है आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जो सबसे ईजी है, असम सर्बानंद सोनोवाल ये भी लगभग लोगों को पता ही होता है, इन्हीं दोनों से मिल गया। बाकी सी का 4 केरल के पिनराई विजयन और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3214। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं? मतलब इनमें से कौन है जिन्होंने भारतीय संघवाद को धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और ना कि एक साथ अपने वाले फेडरेशन के रूप में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन? इसमें ऑप्शन दे ही रखा है, एक का ओ त्रिपल का ए पी वर्धन प्रणव वर्धन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं, ना कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखो पुस्तक के आगे पुस्तकें 100% याद रखिएगा, जो भी पुस्तकें हैं मस्टली है याद रखना। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया 1984, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, किसने लिखा है? प्रणव वर्धन। इसको ध्यान रखिएगा, प्रणव वर्धन ने की पुस्तक है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो कई सारे पुस्तकें देगा और पुस्तकों का क्रम पूछ लेगा, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो पुस्तक है द पॉलिटिकल, जैसे बहुत सारे प्रश्न अभी पिछला आपने पढ़ा, उनके ईयर्स भी याद रख लें। याद रख लें कि आप पढ़ते रहें तो याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए पी वर्धन, प्रणव वर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज पर कौन सी सीमित समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है बताइए जरा? पंचायती राज पर, पंचायती राज किसका है? आप को ध्यान है? किसी मेहता का ही है पंचायती राज। मेहता 2 आ रहे हैं, अशोक मेहता और BR मेहता। सादिक अली और ML सिंह भी तो होंगे नहीं। पंचायती राज के बारे में अगर 3 चरण की बात की है, प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अनुमति का चरण, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी अशोक मेहता। ठीक है, हाँ, भारत में पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 3 चरणों की बात करती है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़रा। पहला प्रभुत्व का चरण, दूसरा प्रगति का चरण और तीसरा है अनुमति का चरण। जनता पार्टी ने अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया था। ये भी ध्यान रखना कि जनता पार्टी ने ही किया था। अशोक समिति का गठन 1977 में किया गया था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वे कौन कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है? ठीक है, आपके 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से टिक करना है आपको। 1 2 3 दे रखा है, 4। ठीक है, कूट मिलाना है। पहला है यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है। पहला, यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, ये है, तो ठीक है, ये भी ठीक है कि अगर कोई सरकार स्थिर सरकार नहीं होगा तो उस पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यदि मंत्रिमंडल में बहुमत गंवा दिया हो और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, तो भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन ठीक है।
ठीक है, मतलब मंत्रिमंडल का बहुमत गंवा दिया हो और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता। तो तीसरा है, यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो संघीय या संघीय ढांचा विभंग हो गया हो, तो भी ये भी ऑप्शन ठीक है कि भाई अगर कोई केंद्र सरकार की नीतियां हैं कुछ चल रही हैं, वो बियॉन्ड द नीति जा रही है, तो भी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जा सकता है। अगला है भ्रष्टाचार। ठीक है, इस आधार पे भी, भ्रष्टाचार के आधार पे भी जो है राष्ट्रपति शासन को अधिरोपित किया जा सकता है। तो इसमें हमें लगता है चारों ऑप्शन होगा। देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 प्रश्नगत चारों विकल्प सकते हैं। ठीक है, दिखेगा इसमें एक्सप्लेनेशन क्या, तो वही है कि भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासक निम्नलिखित आधारों पर अधिरोपित किया जा सकता है। पहला, यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया है और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है या संघीय ढांचा विभंग हो गया है, और चौथा है भ्रष्टाचार। यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो भी राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जा सकता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 56 है। देखो, ये भी आंदोलन और राज्य के बारे में, बहुत सही। चिल्का बचाओ आंदोलन, तेभागा आंदोलन, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, वनवासी सेवा आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन। अब इसमें कूट दिए हुए हैं, एक बार आप मिलाइएगा। चिल्का बचाओ आंदोलन डी का उड़ीसा का है, तो चिल्का बचाओ आंदोलन क्या हो जाएगा, उड़ीसा। डी का वन दो में दिख रहा है, एक तो सी में दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है। इसमें से और कुछ भी मैच कर रहा है, सी डी में एक ही मैच कर रहा है। ठीक है, डी का 1। अब देखो, तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल का है। तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल का है। ये आंदोलन 79-80 के आसपास का है, तेभागा आंदोलन। ठीक है, ए का 4। तो देखो, ये तो पहले ही कट गया, ये भी पहले ही कट गया था, नहीं हो सकता था क्योंकि डी का तो 1 होना ही होना था। बाकी तेभागा आंदोलन ए का 4 दिखा जाए तो ए का 4 ऑप्शन सी में है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ भी ये भी कट जाएगा, तो बचा कौन आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी वनवासी सेवा आंदोलन सी का 2 है, उत्तर प्रदेश। वनवासी सेवा आंदोलन सी का 2 है और बी का 3 है, केरल, साइलेंट वैली केरल में। चलो, शांत घाटी केरल में तो है ही है, सबको पता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ही हैं, काफ़ी दिन से पढ़ते आए हुए हैं। तो बहुत आसान प्रश्न था, बहुत टफ प्रश्न नहीं था। चिल्का बता ही था, चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा में, तेभागा जो है आपका पश्चिम बंगाल में, साइलेंट वैली केरला में और वनवासी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 56 के बाद 57वां प्रश्न पढ़ते हैं। 57वां प्रश्न है, ये भी कूट का ही प्रश्न है। पाल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो एक ही प्रश्न है ये भी, उसमें लेखक पूछा था और इसमें उसके बारे में पूछ रखा है कि पाल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, पाल आर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो इसमें पंजाब तो है ही है, पंजाब हो गया। पंजाब के बाद में उत्तर पूर्व है और उत्तर पूर्व के बाद में कश्मीर है। अच्छा, जातिवाद शब्द इसमें कहाँ आ गया, वह सही बात है, एकदम प्रश्न एकदम सही कह रहा है कि किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया। अब आप ही देखो भैया, पंजाब है, उत्तर पूर्व है, कश्मीर है, जातिवाद शब्द कहाँ है, उन सब स्टेट्स के बारे में इसने वर्णन कर रखा है और यहाँ पे ये एक अलग भी दे रखा है, तो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका।
मतलब 1 2 4 ठीक है, इसी में है 57 का। हाँ, पालर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में पंजाब, उत्तर पूर्व व कश्मीर का भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कौन जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। ठीक है, ये पुस्तक याद रखिएगा, ये ज़रा पुस्तक जो है ना, ये पुस्तक जरूरी है। पालर ब्रास द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये प्रश्न ऊपर भी आया हुआ था पुस्तक को लेकर। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें। तो ये अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। इसमें पहला कह रहा है कि लॉर्ड प्रिटचेट भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। ठीक है, एक ये असिस्टेशन ये है, रीज़न कह रहा है, उसका तर्क दे रहा है कि भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षिक कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, पहला तो उसने ये बोला है कि जो लॉर्ड प्रिटचेट है भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। उसका तर्क इसने ये दिया है कि भारत में अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षिक कुशलता के साथ साथ हाथों में लेता प्रतीत हो रहा है। आणविक हथियार के बारे में बात किया उसने। ठीक है, जैसे आणविक हथियार के बारे में बात किया, मौद्रिक नीति, ठीक है, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करता है, संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा को उपलब्ध कराना। इन सब विषयों को लेकर बताया गया है कि भारत जो है लॉर्ड प्रिटचेट एक असफल होता राज्य कहते हैं। तो वैसे तो भारत असफल होता राज्य नहीं है, कई चीज़ों में आगे है। बाकी इस ऑप्शन के देखें तो पहला तो सही है, उसका तर्क भी ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है कि लॉर्ड प्रिटचेट भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं क्योंकि भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्ष कुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? जो पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है ऐसा आयोग कौन सा है? बख्शी आयोग, मंडल आयोग, हैवनूर आयोग और शाह आयोग। देखो जितने आयोग हैं हमें वो भी पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, हमें इतना पढ़ना है कौन सा आयोग किस लिए था, कब आया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है, बख्शी, हैवनूर, मंडल, शाह। तो जो आपका शाह आयोग है, ऑप्शन नंबर डी, जो शाह आयोग है वो एक न्यायाधीश थे, जेसी शाह, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अब भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में वर्ष 1977 में गठित शाह आयोग आपातकाल 1975 से 1977 के समय की गई ज्यादतियों की जांच के लिए बनाया गया था। इसकी अंतिम रिपोर्ट 6 अगस्त 1978 को प्रस्तुत की गई थी। तो जो आपका शाह आयोग है वह पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है। तो संबंधित कौन कौन से हैं? बख्शी आयोग, हैवनूर और मंडल आयोग। ये आयोग आपके पिछड़े वर्गों से संबंधित है, बाकी शाह आयोग आपका उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे तो कांग्रेस नेता ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में
इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं। ये कथन किसका है? ऐसा भी था क्या? लाइटनिंग कंडक्टर। बहुत बढ़िया वाला प्रश्न है। यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसमें कह रहा है कि यदि ह्यूम कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल के रूप में प्रयोग किया गया था, इसके बारे में बता रहा है। तो यदि ह्यूम कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं। इसको बाल गंगाधर तिलक ने बिपिन चंद्र पाल ने बोला था इसके बारे में। बहुत बढ़िया बोला था उन्होंने, बिपिन चंद्र पाल ने बोला था। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है बिपिन चंद्र पाल। तो ये कह रहा है कि प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार बिपिन चंद्र का कथन है, यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह संकल्पना बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रस्तुत की है। इसमें दो प्रश्न, एक तो प्रश्न है ही है, दूसरा इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो पुस्तक के बारे में बताया गया है, पुस्तक कौन सा? बिपिन चंद्र की पुस्तक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिपिन चंद्र की पुस्तक है। इसी में इन्होंने बताया है यदि ह्यूम और दो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि स्टेटमेंट दे देगा, इसको पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में इस कथन का वर्णन है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया गया है? हेनरी फायोल, हार्बर्ट साइमन, F.W. टेलर, मैकी पार्कर फोलेट। तो इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? प्रबंधन में कामगार। प्रबंधन में कामगार के बारे में भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसको इन्होंने किया था फोलेट, मैकी पार्कर फोलेट, ऑप्शन नंबर डी। मैकी पार्कर फोलेट ने ही सर्वप्रथम जो है इसके बारे में इसका वर्णन किया गया था कि प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया, ठीक है। मैकी पार्कर फोलेट 1968 टू 1933 ने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार के विचार को प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे एक पुस्तक भी दे रखी है, इसको ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा तत्काल रूप में। तो एक साथ करते रहोगे तो फायदे रहेगा आपके लिए। एक एक प्रश्न वो एक वन लाइनर की तरह तैयार हो जाएगा। अगर आप सुबह शाम खाली देख लोगे, मतलब पढ़ लोगे ना, तो वो ऐसा करते करते अभी आपके पास 3 महीने हैं तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना, कवर हो जाएगा, कोई समस्या वाली विषय नहीं है। कौन सी पुस्तक है? द न्यूज स्टेट 1918 और क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। किसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? मैरी पार्कर फोलेट की। द न्यू स्टेट 1918 की है, द क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 की है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ये भी है, कूट का प्रश्न है। कह रहा है कि व्यवहारात्मक नौकरशाही परिस्थिति सामान्य प्रणाली, इसमें 4 दे रखा है। समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक व्यवहारवादी प्रश्न, ठीक है। नौकरशाही, एग्रीजियन ट्रांजिटिया इंडस्ट्रिया, पारिस्थितिकी, विधिक विवेकशील प्राधिकारी और सामान्य प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का। तो व्यवहारात्मक जो है प्रणाली, ये मानव व्यवहार के रूप से संबंधित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है, अगर हम ये बात करें ए का 4, जो प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम बात करें नौकरशाही या सामान्य प्रणाली की बात करें अगर हम, तो सामान्य प्रणाली को हम समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली देखते हैं, समाज के उप प्रणाली के रूप में। बी का 1, तो कहीं ए का 4 और बी का 1 दिख रहा है क्या किसी ऑप्शन में? ए का 4 बी का 1,
ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ही प्रश्नों से हमें मिल गया पूरा उसका उत्तर, 2 ही जो है मिलान से। ए ऑप्शन, ए का 4, बी का 3। ए का 4 तो है और बी का सही। सामान्य प्रणाली ये है ना, सामान्य प्रणाली समाज की उप प्रणाली के रूप में, प्रशासनिक रूप में काम करती है। तो ये जो था डी का, डी का डी का आपका हो गया था समाज की उप प्रणाली का। अच्छा एक बार एक सेकंड फिर से देखता हूँ भाई। व्यवहारात्मक था ए का 4, ठीक है। बाकी सामान्य प्रणाली की बात करें डी का, डी का बात करें तो डी समाज की उप प्रणाली, डी का 1, ए का 4 और डी का 1। हाँ ये था ना, मैंने गलती बता दिया। ए का 4 डी का 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और कहीं मिल भी नहीं रहा है ए का 4 डी का 1। बाकी दे रखा है व्यवहारात्मक जो है प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। नौकरशाही विधिक विवेकशील प्राधिकारी होते हैं। पारिस्थितिकी की बात करें एग्रीरियन ट्रांजिटिया इंडस्ट्रिया होता है। और अब एग्रीकल्चर मतलब एग्री से बना हुआ है, एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी से रूप से संबंधित हो सकता है। तो इससे आप ट्रिक लगा सकते हैं, व्यवहार आज में व्यवहार लगा सकते हैं। तो और सामान्य प्रणाली समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली होती है, ठीक है। तो आप 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नया लोक प्रबंधन की विशेषता है। इसमें भी कोर्ट का ऑप्शन होगा। संविदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान, प्रबंधन पर ध्यान। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका। संविदा देना ये भी ठीक है, उसी का हिस्सा है। प्राधिकार का हस्तांतरण भी ठीक है, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान भी ठीक है, प्रबंधन पर ध्यान भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 1 2 3 4, 4 के चारों सही हैं। लोक प्रबंधन की विशेषता है संविदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरण देना, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान देना और प्रबंधन पर ध्यान। ये चारों के चारों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट साइमन। क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट साइमन 1916 से 2016 ने क्लासिकीय सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं की रचना की है, के रूप में की है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 की विश्व प्रसिद्ध कृति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक पुस्तक यहाँ से है, कृति जो इनकी है, जो हर्बर्ट साइमन की कृति है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 की कृति है। इसको ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, ठीक है ना। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा अभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन के व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए। क्या है, प्रशासन के व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए। इनकी कृतियां हैं कुछ, ये भी नोट डाउन करने वाले हैं। जितने कृतियां हैं सब आपको ध्यान से रट लेना है। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943, द मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 इनकी चर्चित कृतियां हैं और विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है भविष्य में। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस 1943 का है, मोटिवेशंस एंड पर्सनालिटी 1954 का है। किसका है, अब्राहम मैस्लो का, ठीक है।
अगर हम अगले प्रश्न पर ध्यान दें तो हवथोर्न हवथोर्न के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का है हवथ्रोन के प्रयोग हैं 1920 के दशक के अंत के लगभग। हवथ्रोन के प्रयोग 1920 के दशक के अंत के लगभग। ऑप्शन नंबर कौन सा है? हाथ्रोन के प्रयोग 1924 टू 1932 मानव संबंध विचारधारा के उदय का आधार बने। ये अध्ययन मेयो के नेतृत्व में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा हाथ्रोन शिकागो जो अमेरिका के पास स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चलाए गए थे। यह हाथ्रोन प्रयोग निम्नलिखित 4 चरणों में चलाए गए थे: प्रकाश प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग, व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम, बैंक वायरिंग प्रयोग। ठीक है, बाकी उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा जो है 1920 दशक के अंत में। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगला भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव के बारे में बताया? किसने बताया? थॉमस कार्लाइल ने। थॉमस कार्लाइल ने बताया कि नौकरशाही महाद्वीपीय जंजाल है। ये ध्यान रखना क्वेश्चन। थॉमस कार्लाइल 1975 टू 1881 नौकरशाही को महाद्वीपीय जंजाल बताया। कार्लाइल एक स्कॉटिश दार्शनिक, लेखक, इतिहासकार, गणितज्ञ और प्राध्यापक थे। महाद्वीपीय उपद्रव या जंजाल किसने कहा? थॉमस कार्लाइल ने कहा। अगला प्रश्न है नियंत्रण की एकता का अर्थ है कि नियंत्रण की एकता का अर्थ क्या हो सकता है? अधीनस्थ का केवल एक पर्यवेक्षक होगा, अधीनस्थ का केवल एक से अधिक पर्यवेक्षक होगा, सभी एककों को एक प्रमुख के अधीन रखा जा सकता है, सभी अधीनस्थों को के बीच काम का वितरण किया जाता है। तो देखते हैं बस का ऑप्शन क्या है नियंत्रण की एकता। फ्रांसीसी इंजीनियर एवं प्रबंधक हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का विकास किया, जिसमें आदेश की एकता उनका एक मुख्य सिद्धांत था। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रांसीसी इंजीनियर एवं प्रबंधक हेनरी फ्योल के बारे में। प्रबंध के 14 सिद्धांतों का विकास किया था। प्रबंधन के 3-4 क्वेश्चन आ चुके इसमें, जिसमें से आदेश की एकता उनका एक मुख्य सिद्धांत था। कोई भी उत्तर सही नहीं है, इस प्रश्न को यूजीसी ने निरस्त कर दिया था निरस्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है। क्या कह रहा है? ध्यान से प्रश्न सुनिएगा, आप भी कमेंट करके जरूर देखिएगा, अपने प्रश्नों को कमेंट करके चेक करिएगा कि कितना ठीक हो रहा है कितना गलत। ये एक हिसाब से टेस्ट ही है, इसमें कोई भी टिक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करता है। कौन करता है? राज्य के मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है। संविधान का अनुच्छेद याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 158 क्लॉज 3 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा
एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, भारतीय संविधान का। ठीक है, चीज़ें टफ नहीं है, बस थोड़ा क्रिटिकल शब्द लिखने की वजह से लगने लगती हैं टफ। ठीक है, 69 के बाद अगला प्रश्न देखते हैं 70 पे। कह रहा है कि नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, कोड दे रखा है, नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाला संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक के व्यक्तित्व और अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता और संगठनात्मक ढांचा। तो इसमें आप देखिएगा कोट है 2 3 1 3 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो संगठन की अवधि भी तय करती है, नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन 1 ठीक है तो देखो ज़रा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब एक देख लो ऑप्शन 2 ठीक है कि नहीं ठीक है। पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व भी डिसाइड करता है कि नियंत्रण काल की अवधि कितनी होती है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो 1 2 जिसमें हो, देखो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने से, संगठन की अवधि और पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, इन्हीं दोनों से हमको जो है मिल गया ऑप्शन। बाकी अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता भी है, डिपेंड करता है, और संगठनात्मक ढांचा भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नियंत्रण काल की अवधि संगठन की अवधि भी डिपेंड करती है, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता और संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, 71वां प्रश्न आपका है। ठीक है, ये संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, संगठनात्मक ढांचा आदि नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ हैं। किसके बारे में बता रहा है, ई गवर्नेंस के लाभ हैं। ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या होते हैं। ये सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये पहला तो ठीक है कि ये सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। ठीक, इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है। ऐसा किसने कह दिया। अगर उत्तरदायी बनाता तो भागीदारी कैसे कम हो जाएगी। तो पहले बार जिसमें 2 हैं वो सब काटते चले जाओ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन डी बचा 1 4 5। चौथा क्या है, इसमें नौकरशाही की प्रवृत्तियाँ बढ़ती है, ये भी गलत है। इसमें लेन देन के खर्चे में कमी आती है। ठीक है, ये भी ठीक है। चौथा और पांचवा क्या है, इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। ठीक है, 1 3 4। तो क्या है, ई गवर्नेंस सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है एवं इससे सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 4 और 5। ठीक है, सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, लेन देन के खर्चे में कमी आती है, इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अभिकथन क्या है कि ग्लेन स्टाल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी, जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होती। एकदम सही बात है, एकदम परफेक्ट बात है। दूसरा ऑप्शन रीजन दे रहा है कि वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं। ये मेरे ख्याल से इसका तो व्याख्या नहीं है, ये अपने आप में ठीक है। भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक ढांचे के आधारशिला के रूप में माना जाना चाहिए, तो ये तो ठीक बात है कि भाई ज़रूरी है। ग्लेन स्टाल ने भी जो कहा कि जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी
उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होती है। तो ये भी ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने ऑब्जेक्शन के बाद ए माना था। अच्छा, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए भी मान सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कथन हैं, अभिकथन अभिकरण के भी है। कह रहा है कि क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। पहला तो ये हो गया। क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन से में चक्रदंत के रूप में देखता है। संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। ऑप्शन नंबर, इसमें ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। व्याख्या का तो नहीं पता, एक बार व्याख्या देखना पड़ेगा, देता है नहीं देता इसका। ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन ए संगठन के सिद्धांत की विशेषता बनाता है, जबकि कथन आर में संगठन के सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें भी जो है आयोग ने ऑप्शन नंबर ए माना है ना। प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। ये है, और क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन में चक्रदंत के रूप में देखता है। तो इसमें उसकी अवहेलना की गई है, उसमें उसके बारे में जो है वो बताया गया है, विशेषता बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 74 नंबर का। कूट मिलाने वाला है, तो कह रहा है कि मिलाना है। सूची नियंत्रण की अवधि, पदक्रम, प्रत्यायोजन और नियंत्रण की एकता। देखो भैया, अभी आपने पिछला प्रश्न 2 पढ़ा, नियंत्रण की एकता, नियंत्रण की अवधि, इन दोनों के बारे में आपने चर्चा की है। तो आप गेस करो क्या हो सकता है। नियंत्रण की अवधि, ठीक है, और नियंत्रण की एकता के बारे में भी क्या हो सकता है। तो देखो, हमने नियंत्रण की जब एकता के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, नियंत्रण की एकता बास, कोई बास करके नाम था, ध्यान है आपको। और नियंत्रण की अवधि पर्यवेक्षण के बारे में बात की थी हमने, आई बात ध्यान में। जो पर्यवेक्षण होता है उसकी संख्या पे भी डिपेंड करता है, 3-4 चीज़ें थी ना इसमें। ए का 1 और डी का 2, तो ए का 1 डी का 2 केवल ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी के अनुसार बी का 3 हो जाएगा। उचित माध्यम, पदक्रम जो होता है उचित माध्यम के द्वारा होता है, और प्रत्यायोजन पराधिकार का प्रवाह होता है। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नियंत्रण की पदावधि, नियंत्रण की अवधि पर्यवेक्षण, पदानुक्रम उचित माध्यम के द्वारा, प्रत्यायोजन प्राधिकार का प्रवाह और नियंत्रण की एकता एकमात्र बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा। नियंत्रण की अवधि पर्यवेक्षण, पदक्रम उचित माध्यम के द्वारा, प्रत्यायोजन प्राधिकार हो गया, और नियंत्रण का प्रवाह, एक बात। अब प्रश्न कूट का है। कह रहा 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हुए। सरकार में पारदर्शिता हुई, सरकार में उत्तरदायित्व हुए, जनतंत्र को मजबूती हुई, और महिला सशक्तिकरण। तो देखो, सबसे पहली बात, महिला सशक्तिकरण तो नहीं हो सकता। ठीक है, महिला सशक्तिकरण बेसिकली 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ, नहीं, ठीक है। सरकार में पारदर्शिता भी ठीक है, महिला सशक्तिकरण भी ठीक है, सरकार में उत्तरदायित्व और जनतंत्र की मजबूती भी ठीक है। ठीक है,
तो इसमें हमें लगता है, मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब चारों ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, चारों विकल्प ठीक होंगे। मतलब सरकार की पारदर्शिता, सरकार के उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती, मतलब 73वां और 74वें संविधान के हिसाब से चारों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती, चारों ठीक होंगे, 1 2 3 4। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 से 1992 में हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। परिणाम स्वरूप सरकार में पारदर्शिता बढ़ी, सरकार में उत्तरदायित्व बढ़ा, महिला सशक्तिकरण हुआ और जनतंत्र को मजबूती मिली। इसमें चार के चारों सही हो जाएंगे, 75 का डी। स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। किसके कारण? राजनीतिक जागरण। क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में क्या परिवर्तन बहुत अधिक रूप में हुआ? राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण और आवधिक चुनाव। तो ऑप्शन नंबर, जो जनतंत्र का विकेंद्रीकरण है, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। पंचायती राज व्यवस्था जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम स्वरूप है। इसने भी जिलाधिकारी की भूमिका को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। ठीक है, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशंस, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशंस मास्टर की टू गवर्नेंस प्रतिवेदन दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग में। ठीक है, डी हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशंस मास्टर की टू गवर्नेंस प्रतिवेदन दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुआ था। किसके? ये भी ध्यान रखना कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठन किया गया। ठीक है, और इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था द राइट टू इन्फॉर्मेशंस मास्टर की टू गवर्नेंस प्रतिवेदन दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुआ। इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है अगले प्रश्न पर पूछ ले कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था और कब गठित हुआ था। ठीक है, तो 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये चीज़ गठित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग, समिति या चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? कितने? 27 रीतियों की पहचान। कौटिल्य, वोहरा, संथानम समिति और केंद्रीय सतर्कता आयोग। भ्रष्टाचार की 27 रीतियों का केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1964 में स्थापित हुआ। इसने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है। इस आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिशों के द्वारा की गई थी। यह एक सांविधिक संस्था है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इस गठन का प्रयोग, इस आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिशों के द्वारा की गई थी। यह एक सांविधिक संस्था है। ठीक है ना, यह एक सांविधिक संस्था है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका? 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 27 रीतियों की पहचान की थी इसमें, और संथानम समिति की
सिफारिशों द्वारा की गई थी। भारत में संयुक्त परामर्श तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था? परामर्शी तंत्र किसकी सिफारिश पर किया गया था? भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो ये था द्वितीय वेतन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय वेतन आयोग के द्वारा ही संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से स्थापित किया गया था। ठीक है, द्वितीय वेतन आयोग के द्वारा। चलिए देखते हैं। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया। संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापना 1966 में हुई थी। ये ऑप्शन याद रखना कि कब स्थापित की गई थी। 1966 में स्थापित हुई थी। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापना 1966 में की गई थी। ठीक है, और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। किसकी समिति की सिफारिश पे आया था? ये संथानम समिति की सिफारिश पे। ठीक है, 80 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आयोग समितियों ने भारत में, देखो आयोग और समिति से प्रश्न बहुत आते हैं तो आप इसको याद जरूर करिएगा कि निम्नलिखित में से किन आयोग समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की। ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा है, कमजोर प्रशासन। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ही तो, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की। हमने जो ऊपर प्रश्न पढ़ा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, मास्टर की टू गवर्नेंस प्रतिवेदन जो था उसके बारे में पढ़ा था कि जो है दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। इसको वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में लाया गया था। ठीक है, तो क्या ठीक हो जाएगा? भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान किसने की? दूसरा प्रशासनिक आयोग, स्थापना 2005 का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का कालानुक्रमिक क्रम है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो अमेरिका ने बनाया, सबसे पहले अमेरिका बनाया, तो ऑप्शन नंबर सी वैसे कट जाएगा। अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन ने बनाया था, सोवियत यूनियन ने बनाया था। सोवियत यूनियन ने जो है 1949 में बनाया था। ठीक है, अमेरिका ने 45 में, तो ऑप्शन अमेरिका के बाद सोवियत यूनियन भी ठीक है। उसका ब्रिटेन ने, फिर फ्रांस, फिर चीन। अमेरिका, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर बोलते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनाने का कालानुक्रम है अमेरिका 16 जुलाई 1945, सोवियत यूनियन 1949, ब्रिटेन 1952, फ्रांस 1960, चीन 1964। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्याय 6 विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। ये तो कोई विकल्प में है ही नहीं यार। अतः आयोग ने इस प्रश्न को ही रद्द कर दिया था। ठीक है ना, आयोग ने इस प्रश्न को रद्द कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में है वो है ही नहीं, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83। नीचे दिए गए ये भी अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। क्या कह रहा है? कूट भी दे रखा है। कह रहा है कि शीत युद्ध और राजनैतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया गया। ठीक है, तो शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी। ठीक है,
राष्ट्र का हित, राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है, ये भी ठीक है, इसीलिए तो किया। उसका कारण भी तो दे रखा है कि अब शीत युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्रों में अधिक सक्रिय भागीदारी इसलिए लिया क्योंकि राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया क्योंकि राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। शीत युद्ध शब्द सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने किया था, ठीक है। वॉल्टर लिपमैन ने इसको लोकप्रिय बनाया है। किसने? वॉल्टर लिपमैन ने इसको लोकप्रिय बना दिया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने, भारत ने निम्नलिखित के साथ कार्यनीति भागीदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो किस पर किया? ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम पर, सेशेल्स, मंगोलिया और सिंगापुर पर। भारत ने निम्नलिखित के साथ कार्यनीति भागीदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितने बार? कार्यनीति भागीदारी समझौतों पर वियतनाम, सेशेल्स, मंगोलिया और सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारत और आसियान ASEAN के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना। पहला ये है। दूसरा है, दिल्ली वार्ता आसियान और भारत के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के संबंध में है। अगला है, भारत 1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बन गया। और चौथा है, भारत 2000 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार बन गया। तो भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना, ये ठीक, एकदम बात ठीक है कि भारत जो है 1992 में बना, 92 में बना। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना। और जो दूसरा प्रश्न है दूसरा जो है विकल्प, दिल्ली वार्ता आसियान और भारत के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के संबंध में है, तो ये गलत है। 1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बन गया, ये ठीक है और ये ठीक है। 1 और 3 ठीक है। चौथा भी गलत है, भारत 2000 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर पर भागीदारी बन गया, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर 1 और 3 ठीक है। इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका हम वो बात करें तो क्या है, भारत आसियान ASEAN की स्थापना 1967 में हुई। भारतवर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बन गया, 1992 में, जबकि 1996 में वार्ता भागीदार बना। भारतवर्ष 2002 में आसियान का शिखर सम्मेलन का स्तर का भागीदारी बन गया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में 10 सदस्य हैं, तो ये ध्यान रखना। ये इसकी स्थापना 1967 में हुई। 1992 में भारत जो है आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना, 1996 में वार्ता भागीदार बना, 2002 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार बन गया। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण डेट है, ध्यान रखिएगा। 92, 96, 2002। ठीक है। अगला प्रश्न 86 सार्क के बारे में है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और रूस पर्यवेक्षक हैं। अच्छा, सार्क के, वैसे ही गलत हो जाएगा अपने आप पे। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस पर्यवेक्षक है, गलत बात एकदम। जिसमें एक हो उसको तत्काल हटा दो, तो ऑप्शन नंबर ए वैसे ही कट गया। दूसरा देखो, कह रहा है कि सदस्य राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा का संवर्धन करना और सुदृढ़ करना होता है। ऐसा है क्या? देखते, भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने, ऑप्शन नंबर 3 एकदम ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ठीक, एकदम ठीक है। दो पहला तो वैसे हटा दो। अब सी बी डी में देखो तो ऑप्शन नंबर 3 सब में है। ठीक है, तो सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में, ये भी ठीक है। तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। ये जो दूसरा है, सदस्य राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा का संवर्धन करना और सुदृढ़ करना, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं। हाँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई। भारत 2 बार सार्क का महासचिव बना है। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन 16 नवंबर 1986 को बेंगलोर में हुआ। ध्यान देना, एक एक शब्द बहुत महत्व है। 85 में इसकी स्थापना हुई। 2 बार सार्क का सचिव बना। भारत 2 बार सार्क का महासचिव बना। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन 16 नवंबर 1986 में बेंगलोर में हो गया। पाकिस्तान के राजनीतिक अजमद हुसैन बीशियाल मार्च 2017 को प्रभार संभालने वाले मौजूदा महासचिव हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। रूस सार्क का पर्यवेक्षक राष्ट्र नहीं है, पहले गलत हो गया। इसका मुख्यालय काठमांडू है। 15 मार्च 2020 को सार्क आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन सार्क कोविड-19 आपातकालीन फंड के निर्माण हेतु किया गया। कौन सा? सार्क कोविड-19 सार्क आभासी शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये जो रूस लिखा हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इतने तक रूस नहीं है पर्यवेक्षक, 3 हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका और जापान। रूस नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न गलत हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्माणवादी। ठीक है, तर्क दिया, किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है? निर्माणवादी। निर्माणवादी विचारकों ने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है। अलेक्जेंडर बेंड, केनेथ वोल्टर्स, पीटर कैनेस्टीन और आदि निर्माणवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी पश्चिम जगत से पुनः जोड़ने का एक प्रयास है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है। ऑपरेशन राहत भारत और लीबिया के बीच भारतीयों के बचाव को रखने के लिए चलाया गया था। भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया। तो इसमें जो ऑप्शन दूसरा नंबर है प्रोजेक्ट मौसम, वो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है, ये एकदम ठीक है। और भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया, ये भी ठीक है। बाकी पहला गलत है और तीसरा भी गलत है, केवल 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है। भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया है। भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने का प्रयास है। कौन सी? पश्चिम जगत नहीं, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने का प्रयास है। ऑपरेशन राहत भारत और यमन से भारतीयों का बचाव करने के लिए चलाया गया था। तो लीबिया दे रखा, तो ये भी गलत। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हम अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ये मिल के आता है हमारे पास। ए और आर के बीच की बात है। कहना है कि सुरक्षा विवादित अवधारणा है। ठीक बात है। सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है, ये भी ठीक है। उसका उत्तर के भी सही दे रहा है कि सुरक्षा एक विवादित अवधारणा है क्योंकि सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी होने के कारण ही विवादित अवधारणा है। तो ये कारण भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा।
सुरक्षा विवादित अवधारणा है क्योंकि सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। ओपेक का गठन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ओपेक का गठन 1960 में रियाद सम्मेलन में हुआ। ओएएस चार्टर पर 1948 में हस्ताक्षर किया गया। इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य है। क्यूबा ओएएस का सदस्य है। इसको देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में की गई। इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। तो मतलब ये पहला गलत हो गया, ये रियाद में नहीं बगदाद में हुआ। ओपेक संगठन का गठन 1960 में बगदाद में हुआ। इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य नहीं है, ये भी गलत। तो मतलब पहला गलत और तीसरा भी गलत हो गया। ओएएस चार्टर 30 पर 1948 में हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इसमें क्या कहना है कि प्रश्न में कोई विकल्प सही न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो यह प्रश्न ही निरस्त हो चुका था। ठीक है, बाकी देख लेना, महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें। निरस्त किया उसका मतलब ही नहीं है। प्रश्न क्या पूछा, मतलब ये है कि उस बेसिस पे उसने प्रश्न पूछा था। नव उदारवादी अपने लौकिकवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो निम्नलिखित में क्या अधिकतम करता है। तो क्या अधिकतम करता है? प्रकृति को विवेकपूर्ण दोहन, राष्ट्र प्रणाली को विवेकपूर्ण क्रियाशीलता, शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयुक्ति, शस्त्रों का विवेकपूर्ण उपयोग। नव उदारवादी के बारे में बता रहा है। तो नव उदारवादी जो होते हैं एक्चुअली क्या है, वो प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन करते हैं। नव उदारवादी अपने लौकिक ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो प्रकृति का अधिकतम विवेकपूर्ण दोहन करता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 92 लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए? माइकल डायल और ब्रूस रोसेट। क्या है लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत? ये ध्यान रखना कि लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत जो विषय है, इसको माइकल डायल और ब्रूस रूसेट का है। कौन सा? लोकतांत्रिक शांति। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से माइकल डायस और ब्रूस रूसेट के लेख हैं। वे ऑफ यार, ये ध्यान रखना आप लोग, क्या? वे ऑफ वार। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है वैसे अपने आप में। तो वे ऑफ वॉर एंड पीस 1996 का माइकल डायल्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। डायल कंट ने सर्वाधिक प्रभावित थे शांति संबंधी विचारों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वे ऑफ वॉर एंड पीस माइकल डायल्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए 93, कह रहा है कि राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मॉन्टेविडियो शिखर सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ठीक बात है, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता, ये भी था। निर्धारित क्षेत्र, ये भी था। युद्ध करने की क्षमता, यही बिंदु नहीं था। और अस्थायी जनसंख्या, इसके बारे में भी डिस्कस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो साफ साफ दिख रहा है कि राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मानदंडों का हिस्सा युद्ध करने की ताकत नहीं है। इसके 4 मानदंड क्या थे? स्थायी जनसंख्या, निर्धारित क्षेत्र और सरकार एवं अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता। ठीक है, अगला प्रश्न 94 सूची के बारे में है। जिनेवा प्रोटोकॉल, एनसीईआरटी, आईएनएफ और क्या है? एनसीईआरटी 1। चलिए, अब ये कह रहा है मिलाने के लिए जिनेवा प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए था? जिनेवा प्रोटोकॉल बेसिकली इसका उपयोग हुआ था कि जो रासायनिक शास्त्र का निषेध है। सही बात, ऑप्शन नंबर ए कि जिनेवा प्रोटोकॉल जो हुआ था वो रासायनिक शास्त्रों का प्रयोग, जैसे जो ये हाइड्रोजन बम वगैरह था, परमाणु बम, इन सब का प्रयोग पे प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, जिनेवा प्रोटोकॉल बेसिकली इस चीज़ के लिए था। तो ए का 2 अगर हम इसमें ऑप्शन देखें कि
A-2 किस में है? बहुत सही, A-2 तो सिर्फ डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। पढ़ लो, एक ही सॉल्व करने से मिल गया। कह रहा है जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 रासायनिक शास्त्रों का निषेध करता है। स्टार्ट 2 1992 का है, ये वाहनों को स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध करता है। INF 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध करता है। स्टार्ट 1 1991 का है, सागरिक शस्त्रों की कटौता करता है, तो कटौती जिसको बोलते हैं, कटौता लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखना क्या है, स्टार्ट 1 INF, स्टार्ट 2 और जिनेवा प्रोटोकॉल, ठीक है। वैसे तो एक ही से मिल गया था आपको। 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। सामूहिक सुरक्षा यथापूर्व स्थिति की रक्षा का लक्ष्य करती है। सामूहिक सुरक्षा संस्थानिक रूपरेखा में कार्य करती है। गल्फ संकट 1991 का विसरण सामूहिक रूप सुरक्षा का सफल प्रयोग है। सामूहिक सुरक्षा और शांति संतुलन की नीति सामान्य है। क्या है? नीति सामान्य है। सामूहिक सुरक्षा और शांति संतुलन की नीति सामान्य परिस्थितियों में संगत रहती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यह कथन असत्य है कि सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन की नीति सामान्य परिस्थितियों में संगत बनी रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ठीक हैं। अगला प्रश्न अगर हम बात करें कौन सा है, 96, कह रहा है विचारधाराओं के मार्गन-थाउ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या है? मार्गन-थाउ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आधिपत्य की विचारधारा, कह रहा है कि ये हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण चीज़, इसमें पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1948 मार्गन-थाउ की प्रसिद्ध पुस्तक है, ये याद रखना। विचारधाराओं के मार्गन-थाउ वर्गीकरण में आधिपत्य की विचारधारा नहीं सम्मिलित है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस 1948 मार्गन-थाउ की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है? नहीं है। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है। 5 वैश्विक सर्वमान्य हैं: महासागर एवं सागर, साइबर स्पेस, स्पेस, जलवायु व्यवस्था। तो जो डी है उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है, बाकी सारे हैं। महासागर एवं सागर हैं, ठीक है। वैश्विक सर्वमान्यों में महासागर एवं सागर हैं, साइबर स्पेस है, जलवायु व्यवस्था और स्पेस है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि शस्त्र नियंत्रण कूट का हिस्सा है। कह रहा है शस्त्र नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित विचार कथनों पर ध्यान दीजिए। इसका अर्थ सुरक्षा द्विविधा निर्मित करने से है। अच्छा, सिद्धांत था यह रक्षात्मक कूटनीति है। यह शास्त्र दृष्टिकोण के बगैर ही शांति की बात करता है। यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अति स्थायित्व का लक्ष्य करता है। तो देखो ये भी बात देखो ध्यान से कि रक्षात्मक कूटनीति है, शस्त्र नियंत्रण और अति स्थायित्व का लक्ष्य रखता है, ठीक है। तो चौथा भी ठीक है। अब ये बगैर शांति की बात करता है, तो ये अब तो ऐसे गलत हो जाएगा। द्विविधा निर्मित करने में ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4। हाँ, शस्त्र नियंत्रण सिद्धांत एक रक्षात्मक कूटनीति है जो पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अति स्थायित्व का लक्ष्य करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यथार्थवाद, राष्ट्र, वैश्विकता, राज्येतर संस्थाएं, निर्भरता, आर्थिक हित और नारीवाद, जेंडर। तो नारीवाद, जेंडर ये तो पता ही है, सही होगा। निर्भरता भी आर्थिक हित के बारे में बता रहा होता है। यथार्थवाद राष्ट्र के बारे में बताता है, लेकिन ये जो वैश्विकता है ये राज्येतर संस्थाएं नहीं बताता है।
ये राज्य एवं राज्येतर संस्थाएं व्यक्तित्व, क्या कह रहा है कि राज्य एवं राज्येतर संस्थाएं और व्यक्ति के बारे में इसका वर्णन करता है, वैश्विकता। ठीक है। और इस लेक्चर का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, इसका प्रश्न आपको देना है, उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पुस्तकें और लेखक। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं पुस्तक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्वेश्चन की देखो एक ही एग्ज़ाम में मैंने जो पिछला वीडियो बनाया 50 क्वेश्चन का, वो देखो, और ये देखो, इसमें लगभग 10 पुस्तकों के बारे में चर्चा की गई होगी और ज़्यादा ही। बेसिकली जो प्रश्न आए होंगे पुस्तकों पे वो कम से कम जो है 10 प्रश्न होंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न 3-4 आ गए, जैसे क्वेश्चन नंबर 100 का है। ठीक है ना, तो याद रखना। द रिचिट ऑफ द अर्थ, वर्ल्ड ऑर्डर, इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म, नियोकोलोनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, फ्रेंच नैनॉन, हेनरी किसिंजर, समीर अमीन और जूलियस मैकरी। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न है, इसको आप ज़रूर बताइएगा सॉल्व करके। इसका उत्तर कमेंट में करिएगा क्या होगा। ठीक है।